नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित लेके आया हूँ। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिल्वेस्टर का शून्यता नियम, नल्टी सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नल्टी। ठीक है, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या जुड़े हैं, क्या निकाल सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसमें के बारे में हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। सबसे पहले इसका कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? माना क्षेत्र F पर U और V दो सदिश समष्टियाँ हैं। ठीक है, V सदिश समष्टियाँ हैं तो U और V के अवयव सदिश के रूप में होंगे। तथा माना T U से V में एक रेखिक प्रतिचित्रण है। मतलब T जो है हमारा U से B में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। माना U परिमित विमीय सदिश समष्टि पर फाइनाइट है, मतलब कि इसमें इसका जो आधार होगा, आधार में अवयवों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? परिमित होगी। ठीक है ना। और B से हमें कोई मतलब नहीं, B परिमित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तब जाति T की जाति प्लस शून्यता T बराबर बीमा U, मतलब कि ये रैंक ऑफ टी निकालेंगे और नल्टी ऑफ टी निकालेंगे, दोनों का ऐड करने पर किसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी? यू की डायमेंशन, यू की बीमा निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कई तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक, नल्टी और डायमेंशन निकालने के लिए इसमें इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने माना एंटी टी की शून्य समष्टि। शून्य समष्टि का अर्थ होता है एंटी में जितने भी अवयव होंगे उन सब की मैपिंग किस पर बनेगी? जीरो अवयव पर बनेगी, शून्य अवयव पर बनेगी, शून्य सदिश पर बनेगी। ध्यान रखें, ठीक है ना। तो एंटी में जितने भी अवयव होंगे उन सब की मैपिंग किस पर बनेगी? शून्य पर। तब एंटी यू की भी एक सदिश उपसमष्टि होती है, एक थ्योरम होती है, उसके माध्यम से लिखा गया एंटी जो शून्य समष्टि होती है ना, वो इस वाले मतलब डोमेन वाले समुच्चय होता है, उसका उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो उपसमष्टि भी होगी, प्रूफ एक थ्योरम है उसके आधार पर। चलिए, चूंकि U परिमित विमीय है, जब U ही परिमित है तो उसका उपसमुच्चय भी परिमित होना है, तो एंटी भी ऑब्वियसली सदिश उपसमष्टि होगी, परिमित होगी। तो एंटी भी क्या होगी? आपकी परिमित होगी। जब परिमित होगी तो इसके आधार में अवयवों की संख्या भी क्या होगी? क्योंकि ये भी एक सदिश समष्टि है तो इसके आधार में अवयवों की संख्या भी परिमित होगी। चलिए, हमने मान लिया कि चूंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इस प्रकार से एंटी में आधार की अवयव संख्या परिमित होगी, तो डायमेंशन एंटी या नल्टी ऑफ टी कितनी मान ली हमने? एंटी की डायमेंशन बोले, नल्टी ऑफ टी बोले, बात के है। ठीक है, तो मतलब कि एंटी में के आधार में अवयव संख्या कितनी होगी? के होगी। तो माना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के एंटी के लिए क्या बनाएगा? आधार बनाएगा। अब देखिए, जब एंटी आपका यू का क्या है? उपसमष्टि है, मतलब एंटी के जितने भी अवयव वो यू से लिए गए हैं, और एंटी का जो आधार है वो ये है, तो ये सब किसके अंदर भी पहुंच जाएंगे? यू के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के सभी क्या हैं? आपके एंटी का आधार है। आधार की परिभाषा से हम ध्यान दें तो आधार रेखिकता स्वतंत्र अवयवों का समुच्चय होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये समुच्चय यू का भी एक उपसमुच्चय होगा, एक घात स्वतंत्र, रेखिकता स्वतंत्र बोले या एक घात स्वतंत्र बोले, लीनियर इंडिपेंडेंस उपसमुच्चय होगा। तब एक विस्तार प्रमेय होती है, एक्सटेंशन थ्योरम। तो उस थ्योरम के माध्यम से हम इस समुच्चय का विस्तार करके यू का आधार बना सकते हैं, मतलब कि और इसमें एक एक दो दो अवयव करके जोड़ते जाएंगे तो यू का क्या बन जाएगा? एक आधार बन जाएगा। आधार क्या होता है? वह रेखिकता स्वतंत्र अवयवों का समुच्चय होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वह पूरी की पूरी सदिश समष्टि को विस्तृत करना चाहिए, मतलब उसको निर्माण करना चाहिए, उसके सभी अवयवों को उन अवयवों के माध्यम से बना सकते हैं हम। ठीक है ना। तो देखिएगा, विस्तारित करके यू का एक आधार निर्मित कर सकते हैं। तो हमने मान लिया विस्तार करने पर माना डायमेंशन यू मान लिया n है। माना इस समुच्चय का विस्तार करने पर इसमें कितने अवयव जोड़ दिए? अल्फा के प्लस 1 से लेकर अल्फा n तक अवयव मैंने जोड़ दिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टोटल अवयव कितने हो गए? n अवयव हो गए। यू के लिए एक आधार बनाएंगे। ठीक है ना। तब स्पष्ट है कि ध्यान दें, टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा, इन सबकी मैपिंग ली है टी के साथ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिर्फ सब किसके टी लेंगे, टी ऑपरेट करेंगे इनके ऊपर, तो ये सब किसके अंदर पहुंच जाएंगे? आर टी, है ना, रेंज स्पेस ऑफ टी। ठीक है ना। यू जो भी है ना हमारा भी, उस भी है ना, तो भी का सब स्पेस होता है, उपसमष्टि होती है आर टी जिसे बोलते हैं। तो ये सब अवयव किसके अवयव पहुंच जाएंगे? आर टी के अंदर। ठीक है, तब हम सिद्ध करेंगे, तब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो हमने ये अल्फा के प्लस 1 से जो अवयव लिए हैं
अल्फा के प्लस वन से अवयव टी अल्फा के प्लस वन से लेके टी अल्फा एन तक, ये सभी अवयव को एक समुच्च के अंदर ले लिया हमने, इस समुच्च के अंदर। तो ये समुच्च जो है इसमें के प्लस वन से लेके एन तक अवयव है, मतलब टोटल एन माइनस के अवयव हैं। कितने अवयव हैं? एन माइनस के। तो इन अवयवों को हम सिद्ध करेंगे कि ये आर टी के लिए क्या बनाएगा? आधार बनाएगा। यदि ये आधार बन जाएगा तो आर टी की जो डायमेंशन हो जाएगी ना, जो बीमा हो जाएगी, एन माइनस के हो जाएगी। तो उसके माध्यम से हमें प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस समुच्च को दो कंडीशन करना है। इस समुच्च के जितने भी अवयव हैं एन माइनस के अवयव, उनके द्वारा जो आर टी के जितने भी अवयव हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। साथ में दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे कि इसके अंदर जितने भी अवयव हैं वो सब कैसे अवयव होंगे? रेखिकता स्वतंत्र अवयव होंगे, एक घात स्वतंत्र होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो आधार बनाने के लिए जो दो कंडीशन होती है ना, वह हम फुलफिल कर देंगे तो ये आर टी का आधार बन जाएगा। और जब आर टी का आधार बन जाएगा तो आर टी की डायमेंशन एन माइनस की हो जाएगी। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट करते हैं। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे टी अल्फा के प्लस वन से लेके अल्फा एन तक आर टी को क्या करता है? विस्तृत करता है, स्पान करता है, जनरेट करता है, बनाता है। ठीक है, चलिए अब तो क्या करेंगे? हम हमारी मर्जी से आर टी के अंदर कोई एक अवयव लेंगे। हम देखेंगे कि आर टी के अंदर कोई भी अवयव लिया वो इनके एक घात संचय के रूप में, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे हम। तो सिद्ध कर देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखिए, बीटा हमने लिया आर टी के अंदर एक अवयव, तब देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू, दिस इज यू। ठीक है ना, ये u इस प्रकार होगा कि टी अल्फा की मैपिंग, इसकी मैपिंग किस पे बनेगी? बीटा के अंदर बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, तब अल्फा बिलोंग्स टू यू। एक्चुअली हम ऊपर मान चुके थे ये सभी अवयव अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक ये सब u का क्या है? आधार बना रहे थे। तो मतलब u में से कोई भी अवयव लेंगे तो उसे इस अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हमने अल्फा बिलोंग्स टू u ले लिया, तब a1 से लेके an तक अचर राशियाँ फील्ड के अंदर इस प्रकार होंगी कि ये हमने इस अल्फ़ा को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये सब किसके अवयव हैं? अल्फ़ा वन लेके अल्फ़ा एन तक आधार बना रहे हैं किसका? यू का। ठीक है, अब हमने टी ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, टी चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा रेखिक रूपांतरण की परिभाषा से टी सभी के साथ सेपरेट हो जाएगा सदिशों के साथ, और अदिश राशि बाहर हो जाएगी। तो देखिए, ये हो गया a1 टी अल्फा वन, a2 टी अल्फा टू, डॉट 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 ए के, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। ठीक है ना, ए एन टी अल्फा एन तक। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाली a1 से लेके a के तक जो टर्म है हमारी सब हटा दी गई हैं, और बस कहाँ तक टर्म बची है? अल्फ़ा के प्लस वन से लेके कहाँ तक बची हुई हैं? आपकी अल्फ़ा एन तक बची हुई हैं। क्यों बची हैं ये भी ध्यान दें। चलिए ध्यान देंगे, ये टी अल्फ़ा वन, टी अल्फ़ा टू, इधर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा के किसके अवयव है? एन टी के। हमने स्टार्टिंग में माना था अल्फ़ा वन से लेकर अल्फ़ा के तक एन टी का आधार बना रहे थे। एन टी के अंदर मैंने बताया था, एन टी के अंदर वह अवयव आता है जिनकी मैपिंग 0 पर बनती है। तो देखिए, यहाँ से टी अल्फ़ा वन किसका अवयव है? एन टी का अवयव, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0, शून्य सदिश, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, इस और कहाँ तक? यहीं तक 0 हो जाए टी अल्फा, और ये सब बचेगा। तो वही डायरेक्ट मैंने वो हटाकर यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म सभी 0 करके यहाँ तक बची हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, पीछे नीचे देख लें, ये टी है, गलती से एफ लिखा हो गया है, तो उसको सही कर लें। टी अल्फ़ा वन इक्वल टू 0 डैश, टी अल्फ़ा टू 0 डैश, टी अल्फ़ा के इक्वल टू 0 डैश। ठीक है, इसलिए अब ध्यान दें, हमने बीटा को देखे टी अल्फ़ा के प्लस वन, टी अल्फ़ा के प्लस टू, टी अल्फ़ा एन के एक घात संचय के रूप में लिख दिया ना, तो यही इसी को बोलते हैं बीटा किसका अवयव लिया था हमने? ध्यान दे इधर, आर टी का अवयव लिया था, मतलब आर टी के प्रत्येक अवयव बीटा को इन अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि ये समुच्च, इनका जो समुच्च था टी अल्फ़ा के प्लस वन, टी अल्फ़ा के प्लस टू, टी अल्फ़ा एन, आर टी को क्या करते हैं? विस्तृत करते हैं, स्पान करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम प्रूफ करेंगे दूसरा पॉइंट। अब हम दर्शाएंगे कि सदिश एफ, ये दर्शाएंगे कि ये सदिश टी अल्फ़ा के प्लस वन, अल्फ़ा के प्लस टू, डॉट डॉट अल्फ़ा एन क्या होगा? एक घात स्वतंत्र होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, अब हमें लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो लीनियर इंडिपेंडेंट का प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल ये ध्यान दें, जब लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करते हैं तो यहाँ पर जितने सदिश हैं उतनी ही अदिश राशियाँ मानी जाती हैं। तो हमने उसी टाइप की अदिश राशियाँ मान ली फील्ड के अंदर। ठीक है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं? मतलब
करेस्पॉन्डेंस अवयवों का मल्टीप्लाई करके फिर उनका योग करके फिर उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको जीरो शून्य सदिश के इक्वल रखा है, ठीक है। अब ध्यान दें, टी तो आपका रैखिक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये टी क्या होगा, आगे आ जाएगा सभी, और अचर राशियाँ जो कांस्टेंट है टर्म है स्केलर्स हैं वो अंदर पहुंच जाएंगे। फिर टी इकट्ठा हो जाएगा, इन सब के साथ इकट्ठा एक टर्म और लिख सकते हैं इसमें चाहे तो, टी सी के प्लस वन अल्फ़ा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू अल्फ़ा के प्लस टू प्लस डॉट 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 सी एन अल्फ़ा एन इक्वल टू, ठीक है, शून्य। ये पॉइंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये अंदर वाले अवयव की इमेज किस पे बन रही है, जीरो डेश पर। अभी मैंने बताया था जिस अवयव की इमेज जीरो डेश पर बनती है वह अवयव किस में पहुंच जाता है, नल स्पेस में, एनटी में पहुंच जाएगा, ठीक है, शून्य समष्टि में पहुंच जाएगा। तो देखिएगा इस शून्य समष्टि में पहुंच चुका है। अब ध्यान दें, इधर सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन शून्य सदिश के अंदर हम देखिए क्या लिख रहे हैं, अगली पॉइंट, ये अवयव एनटी में पहुंच गया। इससे ऊपर हमने माना था यदि कोई भी अवयव एनटी के अंदर आता है तो उससे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के जो हमारे के अवयव थे उनकी एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, आपका एनटी का आधार बना रहा था, और ये एनटी का एक कोई अन्य अवयव है उनके अलावा, जिसको उन अवयवों की एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इस अवयव को देखिएगा, इस अवयव को अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के एक घात संचय के रूप में लिख दिया, विस्तृत कर दिया, एक्सपांड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर b1 b2 सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, फील्ड से लिए गए हैं। इन सबको इस वाली टर्म को इस तरफ ले गए, साइड चेंज कर दिया हमने, तो देखिए ये बन गया, ठीक है। अब देखिए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस वन अल्फा के प्लस टू डॉट डॉट अल्फा एन, ये सब क्या है, यू जो सदिश समष्टि थी उसकी क्या है, आधार के अवयव हैं सभी, एन अवयव है, देख लीजिए अल्फा वन से लेकर अल्फा एन तक। और हम पहले मान चुके थे कि ये जो अल्फा वन से लेकर अल्फा एन तक जो अवयव हैं वो किसके आधार के अंदर पहुंच रहे थे, यू के आधार के अंदर। यू आधार जब है तो ये पहले से ही क्या निर्माण करेंगे, एक घात संचय का, एक घात लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एलआई होंगे, ये रैखिकता स्वतंत्र होंगे, ठीक है। जब रैखिकता स्वतंत्र होंगे तो इनके आगे वाले सभी अवयव क्या हो जाएंगे, अचर राशियाँ क्या किसके इक्वल हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के प्लस टू डॉट अल्फा एन यू का एक घात स्वतंत्र समुच्चय। तो ये सब अचर राशियाँ इक्वल जीरो हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम जो मान के चले थे सी के प्लस वन से लेके सी एन तक वो सब जीरो मिल गए। तो इसी को बोलते हैं जब जो अदिश राशियाँ मान के चलते हैं वो यदि जीरो मिल जाती हैं सभी कंप्लीटली, तो जिस समुच्चय के लिए मान के चले थे वो समुच्चय हमारा क्या बन जाएगा, आपका एक घात स्वतंत्र समुच्चय बन जाएगा। इस प्रकार से टी अल्फा के प्लस वन टी अल्फा के प्लस टू टी अल्फा एन एक घात स्वतंत्र समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये सदिश क्या कर रहा है, आरटी को स्पान कर रहा है, और आरटी का एक क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट समुच्चय। तो इस प्रकार से ये जो है आरटी का क्या बनाएगा, आधार बनाएगा, आधार। और ये कितने अवयव हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के एन माइनस के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रैंक ऑफ टी इक्वल टू, या रैंक ऑफ टी बोल सकते हैं इसको, या डायमेंशन ऑफ आर टी बोल सकते हैं। मैंने बताया था बीमा, डायमेंशन में बीमा, और आर टी की रेंज स्पेस की बीमा एन माइनस के, ठीक है ना, क्योंकि आधार में जितने अवयव होते हैं उतनी ही उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। तो रैंक ऑफ टी लिख सकते हैं इसको, तो हमने रैंक ऑफ टी लिखा है इसको एन माइनस के। अब हम के को इस तरफ ले आए और हमने स्टार्टिंग में के को माना था नल्टी ऑफ टी, तो देखिएगा नल्टी ऑफ टी लिख दिया, और एन को क्या माना था, डायमेंशन ऑफ यू। देखिए ये हो गया आपका प्रूफ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जाति टी प्लस शून्यता टी बराबर डायमेंशन यू। तो आपको, मुझे उम्मीद है, अच्छी तरीके से समझने आया होगा। एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं, यदि जो भी पॉइंट में दिक्कत हो रही हो तो इसको अच्छे से करें, पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स से संबंधित, और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।